नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। एक और एनसीईआरटी क्लास 9th की हिस्ट्री की किताब की चैप्टर 4 की वीडियो। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे द राइज ऑफ कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री। इससे पहले हम लोग खत्म कर चुके हैं। पिछले सेक्शन में हम लोगों ने देखा कि ब्रिटिशर्स को फॉरेस्ट की जरूरत थी। अब देखिए, ब्रिटिशर्स को यहाँ पे फॉरेस्ट की दो प्रकार से जरूरत थी। एक तो जो ट्रेडर्स थे, जो कि इंग्लैंड में या यूरोप की दूसरे कंट्रीज में लकड़ियां एक्सपोर्ट करते थे, वो यूरोपियंस उन ब्रिटिशर्स को भी इंडिया के फॉरेस्ट के वुड की टिम्बर की जरूरत थी। दूसरा, इंडिया में जो ब्रिटिश राज था, उस ब्रिटिश राज को रेलवेज बनाने के लिए स्लीपर्स चाहिए थे, शिप्स बनाने के लिए वुड चाहिए थे, उनको भी इंडिया के फॉरेस्टों की जरूरत थी। और कहीं ना कहीं इंडिया के इंडिजीनियस लोग, लोकल पीपल, उनको अपने घर बार के काम के लिए, तो भाई चूल्हा जलाना है तो लकड़ियां जला के खाना पकाना है, इसके लिए भी फॉरेस्ट की जरूरत थी, लकड़ियों की जरूरत थी। तो यहाँ पे एक समय पे ये देखा गया कि लकड़ियों को बहुत तेजी से काटा जाने लगा और इंडिया में जो ब्रिटिश हुकूमत थी वो थोड़ा परेशान होने लगी। उसको लगने लगा कि ये लोकल लोग अपने घर के बनाने के लिए सारी लकड़ियां इस्तेमाल कर लेंगे, ये ट्रेडर लोग इंग्लैंड में और यूरोप में लकड़ियां एक्सपोर्ट करने के लिए सारी लकड़ियां ले जाएंगे। तो इंडिया में जो ब्रिटिश हुकूमत है, उसको जो रेलवेज बनानी है, उसको जो शिप बनाने हैं, वो कहां से लकड़ियां लेके आएंगे? क्योंकि ये ट्रेडर्स और इंडिजिनस लोग तो सारी लकड़ियां खा जाएंगे। तो इंडिया में जो ब्रिटिश हुकूमत थी, उसने क्या किया कि उसने एक जर्मन एक्सपर्ट डेट्रिच ब्रांडिस को बुलाया और डेट्रिच ब्रांडिस को फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल बना दिया फॉरेस्ट का। और डेट्रिच ब्रांडिस को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि इंडिया के फॉरेस्ट रिजर्व को कैसे सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ताकि ये फॉरेस्ट रिजर्व एक लंबे समय तक चले। जब ब्रांडिस को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, तो ब्रांडिस ने पूरे फॉरेस्ट सिस्टम को और इंडिया के फॉरेस्ट रिसोर्सेज को स्टडी किया। और स्टडी करने के बाद ब्रांडिस ने पाया कि भाई एक प्रॉपर सिस्टम डिवाइस करना पड़ेगा जहां पे फॉरेस्ट को मैनेज करना पड़ेगा। देखिए, फॉरेस्ट रिजर्व्स इंडिया में कोई कम नहीं थे, लेकिन ब्रांडिस ने बताया कि ये जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, इनको अगर आप प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हो तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में आप फॉरेस्ट के रिसोर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हो और कहीं ना कहीं वो रिसोर्सेज रिक्यूपरेट भी होते जाएंगे। तो साइंस ऑफ कंजर्वेशन पे फोकस किया यहाँ पे ब्रांडिस ने। और ब्रांडिस ने बोला कि वो लोग जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, इंडिया के इंडिजिनस लोग, इनको साइंस ऑफ कंजर्वेशन सिखाना पड़ेगा। और इस साइंस ऑफ कंजर्वेशन को सिखाने के लिए एक लीगल सैंक्शन चाहिए, यानी कि एक नियम कानून बनाना पड़ेगा ब्रिटिश हुकूमत को, जो कि इंडिया पे उस समय पे ऑपरेट कर रही थी, कि फॉरेस्ट को किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि अगर फॉरेस्ट रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है तो ये फॉरेस्ट रिसोर्सेज किस प्रकार से इस्तेमाल करे जाएंगे, इसके लिए आपको एक लीगल लॉ बनाना पड़ेगा। ब्रिटिशर्स को समझ में आया। उस लीगल लॉ में क्या बोला जाएगा कि भाई ट्रीज को एक लिमिट से ज्यादा काटना, ग्रेजिंग करना, इसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं ट्रीज को प्रिजर्व करना पड़ेगा, फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना पड़ेगा। किसके लिए? टिम्बर प्रोडक्शन के लिए। ये टिम्बर प्रोडक्शन पे इतना फोकस क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इसी टिम्बर के दम पे आप रेलवे के स्लीपर्स बनाओगे, इसी टिम्बर के दम पे आप शिप बनाओगे, सारा काम इसी टिम्बर के दम पे होगा। तो यहां पे इस लीगल लॉ के थ्रू क्या बोला जाएगा कि कोई भी अगर ट्री काटता है, उस लीगल लॉ के सैंक्शन के अगेंस्ट में जो लीगल लॉ लेके आया गया है ट्रीज के मेंटेनेंस के लिए, तो वो एक दंडनीय अपराध होगा। तो बेसिकली आप यहां पे देखिए कि इस लीगल लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए यहां पे ब्रांडिस ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को स्टैब्लिश किया 1864 में। और बाद में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया 1865 पे। और इस इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में यह लिखा हुआ था कि किस प्रकार से इंडिया के फॉरेस्ट रिसोर्सेज का प्रोड्यूस यूज किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर दीजिए। कमेंट करके आप मुझे बताइए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए मुझे हेल्प करने के लिए ज्वाइन बटन दबा के चैनल की मेंबर ही बन सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जेन्युइन डॉट से जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे जो मैं बाकी लेक्चर्स बनाता हूँ उनकी पीडीएफ अवेलेबल कराता हूँ। चूंकि ये एनसीईआरटी के लेक्चर्स हैं तो इनकी पीडीएफ की जरूरत है नहीं, इनकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो भाई ब्रांडिस ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बनाई 1864 में, 1864 में। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया 1865 1865 में। और इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया देहरादून में 1906 में। ये जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, ये देहरादून में आज भी एग्जिस्ट करता है। देहरादून का एक बड़ा अच्छा सा इलाका है। अगर आप देहरादून के मेन सेंटर घंटाघर से आप देहरादून में प्रेम नगर नाम की जगह है उसके लिए जाएंगे, तो बीच में पूरा एफआरआई और इंडियन मिलिट्री एकेडमी सब पड़ता है। रास्ते में बड़ा ही अच्छा सा एक स्ट्रेच है, वहाँ पे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आता है। मैं 5-6 साल पहले जब देहरादून में था तब की बात बता रहा हूँ। वहाँ पे कितना कंस्ट्रक्शन किया, पेड़ काटे, वो पता नहीं। पहले रास्ते में काफ़ी पेड़ थे, बाद में सुनने आया कि वहाँ पे भी पेड़ काट दिए गए। बहरहाल, तो भाई
ये जो इंस्टीट्यूट बनाया गया और ये जो पूरे के पूरे सारे सर्विसेज, ये एक्ट बनाए जा रहे थे, ये क्यों बनाए जा रहे थे? क्योंकि ब्रांडिस यहाँ पे एक सिस्टम को प्रमोट करना चाहता था जिसको बोला था साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री मतलब फॉरेस्ट को हम साइंटिफिक तरीके से उगाएंगे जिससे टिम्बर प्रोडक्शन ज्यादा हो सके। वो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री जो कि ब्रांडिस ने उस समय पे 19th सेंचुरी के एंड में इंट्रोड्यूस की, 1850s के बाद इंट्रोड्यूस की, वो आज की डेट में बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है। आज की डेट में ये साइंटिफिक फॉरेस्ट्री बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है, ये अनसाइंटिफिक है पूरी तरीके से। मैं आपको बताता हूं क्यों अनसाइंटिफिक है। पहले यहाँ पे कुछ इमेजेस देख लेते हैं। ये इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल की फोटो है जो कि देहरादून में सेटअप किया गया। आज भी कुछ रेमिनेंट्स इसके वहां पे मिल जाएंगे, हालांकि आज की जो बिल्डिंग है वो काफी इंप्रूव की जा चुकी है। ब्रिटिश एम्पायर में पहला फॉरेस्ट्री स्कूल था जिसको कमीशन किया गया था इंडिया में। उसके बाद यहां पे देखिए दोस्तों, ये है साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का तगड़ा एग्जाम्पल, वन आइल ऑफ अ मैनेज्ड पोपलार फॉरेस्ट इन टस्कनी इटली। टस्कनी इटली में ये बेस्ट एग्जाम्पल है साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का। देखिए पोपुलर फॉरेस्ट, टीक फॉरेस्ट किसके लिए फेमस है? टिम्बर के लिए फेमस है। जब फॉरेस्ट से आपकी केवल एक जरूरी है कि आपको स्ट्रॉन्ग लकड़ी मिल जाए, हार्ड वुड मिल जाए, आपको किसी प्रकार के फ्रूट्स की जरूरत नहीं है, फल सब्जियों की जरूरत नहीं है, पत्तियों की जरूरत नहीं है, आपको केवल लकड़ियों की जरूरत है, तो आपने एक ही प्रकार के ट्रीज लगा दिए और उसको बोला साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। तो यहां पे देखिए स्ट्रेट लाइंस ऑफ ट्रीज नजर आ रहे हैं, एक ही स्पेशीज के ट्री हैं, इनमें कोई भी पत्ती नहीं है, कोई भी फल नहीं है, आप बस इस वुड को काट के इस्तेमाल कर सकते हो। और प्लांटिंग देखिए इस ट्रीज की बिल्कुल स्ट्रेट रो में करी गई है। तो दिस इज बेसिकली साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। अब इस साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को जो प्रमोट करने का तरीका था वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक था। प्रमोट करने का तरीका क्या नजर आ रहा है आपको? अच्छा यहाँ पे एक और फोटो दिखाई गई, देवदार का प्लांटेशन दिखाया गया है कंगरा में। यहाँ पे भी आपको एक ही प्रकार के पेड़ नजर आ रहे हैं और कहीं पे भी पेड़ में आपको लीव्स या फिर फल वगैरह नजर नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इंडिया में करी गई, कैसे करी गई मैं आपको बताता हूँ। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एक्चुअली में बिल्कुल अनसाइंटिफिक तरीका है। क्यों? क्योंकि नेचुरल फॉरेस्ट जब बनते हैं ना दोस्तों, तो नेचुरल फॉरेस्ट जब नेचुरली फॉरेस्ट बनेंगे तो एक फॉरेस्ट के अंदर एक प्रकार के पेड़ नहीं होंगे, बहुत अलग अलग प्रकार के पेड़ होंगे, नाना प्रकार की बायोडाइवर्सिटी होंगी। वहां पे आपको छोटे पौधे भी मिलेंगे, बड़े पेड़ भी मिलेंगे, बीच मिड साइज पेड़ भी मिलेंगे, कुछ ऐसे पेड़ मिलेंगे जिनकी कैनोपी बहुत घनी है, कुछ ऐसे हैं जिनकी कैनोपी घनी कम है, फ्रूट्स, अलग अलग प्रकार के जानवर सब मिलेंगे आपको। ठीक है भाई। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या बोलती है कि नेचुरल फॉरेस्ट को काट दो और हर फॉरेस्ट का जो लैंड बचता है वहां पे आप एक प्रकार का ट्री एक लाइन में स्ट्रेट रोज में प्लांट करो। इसको बोला जाता है प्लांटेशन। अब आप सोचिए आप कितना गड़बड़ काम कर रहे हो। आप तो पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी उड़ाए दे रहे हो, अलग अलग प्रकार के जो फॉरेस्ट थे उनको उड़ाए दे रहे हो। इन अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट से अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते थे जो कि ट्राइबल्स इस्तेमाल करते थे, इंडिया के इंडिजिनस लोग इस्तेमाल करते थे। बाद में जब केवल टिम्बर के फॉरेस्ट बनाओगे आप साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के थ्रू, वो गांव वाले के तो काम आएंगे ही नहीं, वो तो बस अंग्रेजों के स्लीपर्स और रेलवेज और शिप बनाने में काम आएंगे और किसी चीज में काम नहीं आएंगे। तो ये जो अंग्रेजों की साइंटिफिक फॉरेस्ट्री थी ये किसी भी प्रकार की साइंटिफिक नहीं थी, ये बिल्कुल इन्वायरमेंट के बेसिक लॉस के अगेंस्ट थी और इंडिजिनस कम्युनिटी के अगेंस्ट थी। बस एक एंटिटी के फेवर में थी, वो थी ब्रिटिश राज। क्योंकि ब्रिटिश राज को रेलवे लाइंस बिछानी थी, उनको शिप बनाने थे, तो उन्होंने धड़ाधड़ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री शुरू कर दी। तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के लिए फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने फॉरेस्ट को सर्वे करना शुरू किया, देखा कि एक फॉरेस्ट के अंदर कुछ प्रकार के टीज के अंदर कौन कौन से लैंड है, कितने प्रकार के टीज है और उन प्रकार के टीज के अंदर कौन कौन से लैंड है। फॉरेस्ट मैनेजमेंट ने एक सेट पैटर्न डिसाइड किया। ये बोला गया कि हर साल इतने इलाके के पेड़ काट दिए जाएंगे, साफ करके वहां पे एक प्रकार का पेड़ उगाया जाएगा। फॉरेस्ट एक्ट इनेक्ट तो किया गया था 1865 में, उसको 1878 और 1987 में उसमें 27 में उसमें संशोधन भी हुआ है। 1878 और 1927 में जो ओरिजिनल फॉरेस्ट एक्ट था 1865 का, उसमें अमेंडमेंट हुआ है। 1878 वाला जो अमेंडमेंट था वो फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में बांट रहा है, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट होते थे रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट में इंडिजीनियस कम्युनिटीज को जाके पेड़ काटना अलाउड नहीं था, वोट लेना अलाउड नहीं था। अगर किसी लोकल ट्राइबल को अपना घर बनाने के लिए, अपना हट बनाने के लिए लकड़ी चाहिए तो वो प्रोटेक्टेड या विलेज फॉरेस्ट से जाके लिमिटेड अमाउंट ऑफ लकड़ी काट सकता है, रिजर्व फॉरेस्ट में वो घुस ही नहीं सकता है। तो आई होप अब आपको साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का मतलब समझ में आ गया होगा। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलग अलग प्रकार के ट्रीज को काट देते हैं, उनकी बजाय नए ट्रीज लगाता है एक ही तरीके के स्ट्रेट रोज में। फिर देखते हैं कि जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की, ये जो भी किया इन अंग्रेजों ने अपने फॉरेस्ट एक्ट के थ्रू, तो इससे जो फॉरेस्टर्स थे, जो फॉरेस्ट में लोग रहते थे, जो विलेजर्स थे,
उनकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आया? ऑब्वियसली उनकी लाइफ पे अच्छा इम्पैक्ट नहीं आएगा। विलेजर्स को फॉरेस्ट ओरिजिनलिटी में चाहिए थे, नेचर के हिसाब से चाहिए थे, क्योंकि नेचर के हिसाब से जो फॉरेस्ट थे वहां पे अलग अलग प्रकार के, नाना प्रकार के ट्रीज थे, और उन ट्रीज से जो विलेजर्स थे उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होती थी। तो भाई फ्यूल की रिक्वायरमेंट, फॉडर की रिक्वायरमेंट, लीव्स की रिक्वायरमेंट, सारी रिक्वायरमेंट इन विलेजर्स की नेचुरल फॉरेस्ट से पूरी होती थी। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या चाहता था? वो चाहता था कि नेचुरल फॉरेस्ट हटा दिए जाएं और उनके बजाय कुछ ऐसे फॉरेस्ट बनाए जाएं जहां से शिप्स और रेलवेज के लिए लकड़ी आ सके। यहां पे देखिए, इस फिगर में आपको क्या दिखाया जा रहा है? यहाँ पे फिगर में जो ट्राइबल्स हैं, ये जो लेडीज हैं, ये बच्चे हैं, जो आदमी हैं, ये महुआ कलेक्ट कर रहे हैं। मधुका इंडिका इसका साइंटिफिक नेम है। ये जो महुआ फ्लावर्स होते हैं, ये जमीन पे गिर जाते हैं, इनको कलेक्ट करके इन महुआ फ्लावर्स को खाया भी जा सकता है, इनसे अल्कोहल भी बनाया जा सकता है, इनकी सीड से ऑयल भी बनाया जा सकता है। तो ये वन टाइप ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जो कि लोग इस्तेमाल करते थे। ब्रिटिशर्स को इस तरीके की प्रोड्यूस में कोई मतलब नहीं था। ब्रिटिशर्स को टीक और साल से मतलब था, और इन्होंने इसी प्रकार के फॉरेस्ट बनाए, तो नेचुरल फॉरेस्ट को ब्रिटिशर्स ने उड़ा दिया, तो केवल उन फॉरेस्ट की खेती हुई जिसकी ब्रिटिशर्स को जरूरत थी। ये कुछ उसी प्रकार का फॉरेस्ट है कंगरा में, दियोदार प्लांटेशन है। इसके जो वुड है, इससे एक समय पे ब्रिटिशर्स अपना काम निकालते थे, तो इस तरीके की बहुत सी प्लांटेशंस ब्रिटिशर्स ने उस समय पे बनाई। आप देखते हैं कि फॉरेस्ट एरिया में किस किस प्रकार के फॉरेस्ट प्रोड्यूस बहुत काम आते हैं इन विलेजेस के, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो भैया फॉरेस्ट प्रोड्यूस में रूट्स, लीव्स, फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स। देखिए, फ्रूट्स और ट्यूबर्स न्यूट्रिशियस होते हैं। ट्यूबर्स मतलब आपका पोटैटो, टोमेटो जो कि जमीन के नीचे से निकलता है, गाजर हो गई, मूली हो गई। तो भाई फ्रूट्स और ट्यूबर्स ये खाने में काम आते थे लोगों के। ओके, फिर आप देखिए हर्ब्स, प्लांट हर्ब्स जो होते हैं, जो कि जंगलों में बहुत मिलते हैं, उनसे मेडिसिन बनती थी। वुड से एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स बनते थे, जैसे कि प्लाऊ, हल बनाना, योक्स बनाना। बैम्बू फेंसेस अच्छा बनाता था, बैम्बू की जो लकड़ी होती थी। बास्केट्स, अम्ब्रेलास बनते थे बैम्बू से। फिर ड्राइड स्कूप्ड आउट गॉड, वाटर बॉटल की तरह काम करता था। बॉटल गॉड मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, ये एक प्रकार की लौकी है। तो इसको ऊपर से छील के अंदर से खोखला कर दीजिए तो ये पानी की बोतल की तरह काम करेगा। इस प्रकार से इस्तेमाल करते थे उस समय इन चीज़ों को। फिर भाई आप देखिए, तो लीव्स को स्टिच करके डिस्पोजेबल प्लेट्स और कप्स बना लेते थे। सियादा, बोहिनी वाहिली क्रीपर का इस्तेमाल करके रोप्स बनाए जाते थे। ये जो लकड़ी देख रहे हैं आप बनी हुई यहाँ पे, ये सियादी क्रीपर से इस तरीके की लकड़ियां बनाई जा सकती हैं। तो उस समय पे भी जो जंगल में जो लोग रहते थे वो इस प्रकार की लकड़ियां बना लेते थे। उसके बाद सेमुर, जिसको आप सिल्क कॉटन भी कहते हो, इसके ट्री से वेजिटेबल्स को ग्रेट किया जाता था। वेजिटेबल्स को ग्रेट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए आप क्या कर रहे हो, मूली को इसके थ्रू बिल्कुल रेशे रेशे में काट रहे हो। जब गाजर का हलवा बनाया जाता तो इस तरीके से पहले मूली को रेशे में लाया जाता था, और फिर सॉरी मूली कह रहा हूँ, गाजर को या मूली को किसी को भी आप ग्रेट कर सकते हो। ग्रेट मतलब उसको रेशे रेशे में तोड़ देना। तो जब आप गाजर का हलवा बनाते हो तो इस तरीके से गाजर को ग्रेट करते हो। ये फिगर ग्रेटिंग का प्रोसेस दिखा रहा है। तो इस तरीके से जो सुमूर सिल्क कॉटन का ट्री था, ये वेजिटेबल्स को ग्रेट करने में काम आता था। ऑयल से कुकिंग होती थी, ऑयल से लैम्प जलते थे। ठीक है भाई, तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे देखिए तेंदू लीव्स की ड्राइंग कर रहे हैं गाय वाले। तेंदू लीव्स को बेच के काफी पैसा कमाते हैं गांव में लोग। अगर आप देखिए, एक बंडल ऑफ तेंदू लीव में 50 लीव्स होती हैं, और अगर एक पर्सन बहुत मेहनत से काम करता है तो वो एक दिन में 100 बंडल जुटा सकता है। वुमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड मैन, ये सब तेंदू लीव्स को कलेक्ट करते हैं और बाद में इसको बेचा जाता है। अब आप बोलोगे कि भाई इन तेंदू लीव्स का क्या प्रयोग है? तो देखिए, तेंदू लीव्स के नाना प्रकार के प्रयोग हैं। तेंदू लीव्स, जो बीड़ी का बंडल होता है, बीड़ी अगर आपने देखी तो उसके बाहर का जो खोखा होता है वो तेंदू लीव को बना होता है। मैंने बस आपको एक एग्जांपल दिया है। कई बार तेंदू लीव के पत्तलों में आप खाना खाते हो। तेंदू लीव को बहुत जगह पे प्रोड्यूस किया जाता है। पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में नाना प्रकार जगह पे तेंदू लीव को इस्तेमाल किया जाता है। तो कुल मिला के जो फॉरेस्ट एक्ट आया था ना अंग्रेजों का, ये विलेजर्स के लिए कर्ज की तरह आया। पहले विलेजर्स जो कि हजारों सालों से वुड को काट के फॉरेस्ट पे अपना जीवन यापन कर रहे थे, एकदम से फॉरेस्ट एक्ट आने के बाद वुड को काटना अपनी जरूरतों के लिए, उन जमीनों पे यानी फॉरेस्ट की जमीनों पे कैटल को ग्रेज कराना, फ्रूट्स को कलेक्ट करना, रूट्स को कलेक्ट करना, खाने के लिए हंटिंग करना, फिशिंग करना, ये सब एक झटके में इलीगल हो गया। इन लोगों ने बोला कि भाई हम तो इस जगह पे हमेशा से ये काम कर रहे हैं,
तो ये चीज हमारे ही लिए इलीगल कर दी आपने। तो अब भाई यहां पे रहने वाले लोगों की तो एग्जिस्टेंस ही इस चीज पे डिपेंडेंट थी, और आपने यही चीज उनके लिए इलीगल कर दी। तो वो क्या करेंगे, वो स्टील करना शुरू कर देंगे, वो चोरी करना शुरू कर देंगे। और अगर वो चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे, पकड़े जाएंगे तो फॉरेस्ट गार्ड उनको एक्सप्लॉइट करेंगे, उनसे ब्राइब लेंगे। जो वुमेन फ्यूल वुड कलेक्ट करने जाती थी वो पकड़ी जाती थी, वो ज्यादा प्रॉब्लम में जाती थी। उस समय की सोसाइटी बहुत ही घटिया और दकियानूसी थी, आज भी घटिया ही है, बट उस समय के हालात बहुत ज्यादा खराब थे। पुलिस कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड्स लोगों को हरस करते थे, उन्हें पेस्टर करते थे, उनसे पैसा मांगते थे, फ्री में खाना मांगते थे। और उस समय के गरीब लोगों के पास वैसे ही कुछ नहीं था, और आप उनकी और जान चूस रहे हो। तो ये चीजें बहुत कॉमन है। यहाँ पे देखिए ये कितने गरीब लोग हैं। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे मैन क्या कर रहा है कि एक डंडे में दोनों साइड पे उसने बास्केट बांध रखे और उसको अपने कंधे पे लटका के लेके जा रहा। वुमेन अपने सर पे बास्केट्स रख के लेके जाती थी। इन बास्केट्स में ये मैन क्या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ग्रेन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं फील्ड में थ्रेशिंग करने के बाद। थ्रेशिंग का प्रोसेस यहाँ पे क्या होता है, अगर कभी आपने गेहूं की फसल देखी हो दोस्तों, तो गेहूं की फसल लंबी सी होती है, उसके डंठलों में गेहूं चिपका हुआ होता है। तो क्या होता है कि गेहूं के पीस को निकालने के लिए ये जो पूरे पूरे बंडल है इसको पटकती हैं औरतें, जिससे कि वो जो ग्रेन है जो कि उसकी डंडी में चिपका हुआ है वो ग्रेन अलग हो जाए। इसको बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है थ्रेशिंग। मैनुअल थ्रेशिंग अब काफी हद तक बंद होगी, हालांकि इंडिया में जो इंडिविजुअल बेसिस पे या स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं वो मैनुअल थ्रेशिंग करते हैं। आज की डेट में तो थ्रेशिंग मशीनों से होती है। थ्रेशिंग को मैंने एनसीईआरटी में बहुत प्रॉपर तरीके से समझाया भी है। ठीक है भाई, तो ये था इस वीडियो का टॉपिक। यहाँ पे मैं इस वीडियो खत्म कर रहा हूँ। अगली वीडियो से हम लोग फिर से शुरुआत करेंगे। आई होप आपको यहाँ पे कुछ सीखने को मिल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग शुरुआत करेंगे हाई डूट फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट कल्टीवेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना, इससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।